स्वागत है। टेलीग्राम के ग्रुप पे जो आंसर स्टूडेंट भेजते हैं उसका एनालिसिस हम अभी करने वाले हैं। आई विल टेक सम रैंडम क्वेश्चंस विच हैव रिसेंटली सेंड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। ये और क्वेश्चन एरिस्टोटल वाला, प्लेटो वाला, ये दोनों क्वेश्चन एक ही कैंडिडेट ने भेजे। सो विल सी कि अगर ज़्यादा टाइम एक्सटेंड हो रहा हो तो वी विल कवर आइदर ऑफ इट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस आंसर फर्स्ट। हेगेल्स डायलेक्टिकल मेथड, शॉर्ट नोट्स, 20 मार्क्स। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एनालिसिस वाला कोई भी पार्ट है नहीं। बहुत ही डायरेक्टली हम इसको कवर करने की बात कर सकते हैं यहाँ पे। सो सिंपल है कि इसको जैसा बुक में दिया है, अगर कैंडिडेट ने पढ़ा हो तो उसका ओवरऑल डायमेंशन प्रेजेंट करना है। काफ़ी अच्छे से लिखा जा सकता है बिकॉज यू हैव नो सर्टेन बाउंड्रीज। ओके, सो हाउ द कैंडिडेट हैज अटेम्प्टेड, लेट्स सी दैट। Hegel's dialectical method is a philosophical method which is used to explain the dynamics and evolving world. It is a part of Hegel's metaphysics. Okay. Then Hegel's philosophy is known as absolute idealism. The ultimate reality is a pure consciousness. Okay. अभी देखो, आपने पहले ही ये बता दिया। एक्चुअली सी इन सच क्वेश्चंस थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड कवर करना चाहिए। ठीक है, कि किस तरह से वो इस पर्टिकुलर एब्सोल्यूट नेचर पे है। अगर आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन में देना था तो पहले ही उसको मेंशन कर दिया रहता तो बेहतर होता। लेकिन कभी भी डायलेक्टिकल मेथड पे क्यों आए? क्योंकि रियलिटी कहीं ना कहीं पे वो मानते थे कि जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड हम देखते हैं उसमें नहीं होती है, एंड दैट इज जस्ट अ जर्नी फ्रॉम वन टू अनादर। सो वो इस रेफरेंस से बात करते हैं कि डायलेक्टिकल इज अ प्रोसेस थ्रू विच यू कैन रीच टू द एब्सोल्यूट रियलिटी। तो वो बैकग्राउंड पहले आना चाहिए आपके आंसर में, सो दैट वो अपने आप में एक बैकग्राउंड भी कवर किए जैसे लगता है। और डायरेक्टली रैंडम ऐसा कुछ तो जैसे एब्सोल्यूट आइडियलिज्म सडनली कैसे क्या आ गया, ये स्ट्राइक हो सकता है। इंट्रोडक्शन में आप पूरा का पूरा समरी लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होता है। बट वंस यू स्टार्ट विथ नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ आपका नेसेसरीली एक फ्लो के साथ होना चाहिए। ओके, सो पहला जो इंट्रोडक्शन आपने लिखा है सर्टेनली वो सारे डायमेंशंस कवर कर सकता है। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म आप वहाँ पे लिख सकते हो, वो उसका मेटाफिजिकल स्टेटस बताता है, ये भी लिख सकते हो। लेकिन फिर उसका ग्रोथ हमने बताना चाहिए। ठीक है, एनीवे देखते हैं आगे। दिस एब्सोल्यूट रियलिटी हैज अ डायनामिक इन इट बट इट इटसेल्फ विदाउट एनी मोशन। ओके, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अनफोल्डिंग, इवॉल्विंग एंड बिकमिंग। हाँ, ये एक्चुअली स्टार्ट होना चाहिए था। व्हाट यू हैव थॉट ऑफ डेफिनेटली व्हाइल राइटिंग द आंसर। तो आपको लगा कि मैं और थोड़ा सा हेगेल के बारे में एलैबोरेटली लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो आपने वो लिखते लिखते यहाँ तक आ गए। देन यू हैव कम टू द पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स एक्सप्लेनेशन कि हाउ दिस इज ऑफ द नेचर ऑफ इवॉल्विंग एंड बिकमिंग एंड अनफोल्डिंग। एब्सोल्यूट आइडिया, ओके, टेक्स प्लेस थ्रू द डायलेक्टिक। ओके, कॉन्ट्रडिक्शन है, हाँ, निगेशन, राइट। ओके, ये क्रूशियल होता है। दिस एब्सोल्यूट नोन एज थेसिस। ओके, चलो ठीक है, वैसे भी इतना ये नहीं है और, पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे मैंने मेरा साइड से जो बताना था मैंने वो प्रयास किया है कि आपको उतना फ्लो में उसको बस लाना था। ठीक है, ओके, ग्रेट, ठीक है, ये अच्छा लिखा। अभी देखिए, आपका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन वाले पॉइंट्स में कभी कभी मैं बताता ही हूँ। अभी ये जो गैप दिखती है यहाँ पे, ऐसे जो गैप दिख रही है, तो ये सर्टेनली ना पैराग्राफ दिखता है जैसे कविताएं लिखते हैं ना, पोएट्स पोएम लिखते हैं कि वो जिस प्रकार से बीच में लिखते हैं इधर उधर से स्पेस छोड़ के, हमने वैसा नहीं, हमने एक यूनिफॉर्मिटी फॉलो करनी चाहिए और एक पैसेज पैसेज के जैसा लगना भी चाहिए। सो यू शुड फॉलो दिस यूनिफॉर्मिटी इवन इफ यू फील कि सर वो वर्ड इनकम्प्लीट वहाँ बैठ नहीं रहा था, सो आई थॉट ऑफ दिस वे। तो एक जगह ठीक है, ये पूरा का पूरा वैसा पैच दिखाई पड़ता है और यूनिफॉर्मिटी ब्रेक होते हुए कहीं ना कहीं नज़र आती है। तो ट्राई करिए इसको आप इम्प्रूव करें। नेक्स्ट है ओके, सो कंटिन्यूस, राइट, हेंस इवोल्यूशन इज इन अ फॉर्म ऑफ अ ट्रायड, राइट, ये इम्पोर्टेंट था। रैशनल प्रोसेस है ये, राइट, नेसेसरी है, एग्जैक्टली, ये अंडरलाइन करना है वर्ड आपने, नेसेसरी को, क्योंकि वॉट एवर इज रैशनल इज नेसेसरी, वी से सो, राइट।
Hegel expounds that the method is universal. Society history can be explained using the method. Okay, very good. ये आपने जेनरिक एस्पेक्ट भी कवर कर लिए, उसके साथ फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग टू Hegel the process of human knowledge and using this method figures of a sensory perception. I don't know whether ये चाहिए था या नहीं, मेरे पर्सपेक्टिव से तो मैं नहीं कहूँगा. Obtained from the Kant's triple division in the process of taxonomy, but points for Descartes and ओके चलो, कंपैरेटिव पॉइंट यहाँ पे डेकार्ट्स के साथ और कांट के साथ मेंशन किया. बाकी ओवरऑल आंसर आप लिखते अच्छा हो, हैंडराइटिंग अच्छी है, स्टेटमेंट फॉर्मेशंस में कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेटेड भी लिखते हो, एक पैसेज दूसरे पैसेज से लिंक हो रहा है, आई कैन सी दैट. बस कुछ थोड़ा बहुत अलाइनमेंट है कि कब कौन सा हमने मेंशन करना है, तो उसको थोड़ा सा एक जैसे जेनेरिक क्यूरोसिटी होती है ना हमारे अंदर, जैसे सॉक्रेट्स बात करते थे, वैसे हमने किसी भी फिलोसोफर का पहले बैकग्राउंड जान के फिर पूरा इंट्रोडक्शन में आप चाहे उसका कुछ जो भी है सब मिर्च मसाला डाल के लिख दो, बट व्हेन यू स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ इट शुड गो इन दैट वे. ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं, जो रहते नहीं हैं, ठीक है, तो थोड़ा उस पर ध्यान रखना है आपने. हाउ आर सिंथेटिक अप्रियोरी जजमेंट जस्टिफाइबल अकॉर्डिंग, हाँ चलो ठीक है, ये भी नॉलेज अकॉर्डिंग टू कांट मस्ट हैव 3 एलिमेंट. वेरी गुड, यू स्टार्ट एट द पॉइंट जो चाहिए था. इट इज़ अ सिंथेटिक अप्रियोरी. अभी देखो ये यहाँ पे क्या करना था आपने कि ये जब हम बता रहे हैं और आप आगे, लेट मी सी दिस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जजमेंट्स एनालिटिक. नाउ दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड. सी यू आर बीइंग expected to write the how the synthetic a priori judgment are justifiable. So somewhere you need to discuss what is analytic, why analytic a priori, why analytic a posteriori are invalid in this sense. ये justification आना चाहिए था, ना कि distinction between analytic and synthetic और a posteriori and a priori. तो ये नहीं मार्क्स देगा आपको, ठीक है. एक तो क्लियर कट कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रही है यहाँ पे कि आपने सिंथेटिक एनालिटिक में कन्फ्यूजन कर दिया है, अप्रियोरी पोस्टीरियोरी में कन्फ्यूजन कर दिया है. इतना सब अगर हाईलाइट हो जाता है ना तो समझ में आ जाता है इवैल्यूएटर को कि कैंडिडेट कहीं ना कहीं पे कंसेप्चुअली अभी भी साउंड नहीं है, ठीक है. फिर आगे आपने इसको शायद ये किया है, देयर आर 4 लॉजिकली पॉसिबल कॉम्बिनेशन आउट ऑफ विच ओनली सिंथेटिक. हाँ ये आया कैसे ना कि आउट ऑफ 4 लॉजिकल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जब आपने लिखा है तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन रेस्ट ऑफ द 3 फर्स्ट. दिस कंपैरिजन इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इनटू दैट पार्ट, राइट. सो थोड़ा सा इस पर आपने काम करना चाहिए. बाकी तो ये समझ गया मुझे क्या कंटेंट आपने लिखा होगा, ठीक है. ये भी आर्ग्यूमेंट काफ़ी फेमस है इसके बारे में, तो आई एक्सपेक्ट दिस मच डेटा हियर, ठीक है. बट कहीं ना कहीं पे यू हैव लॉस्ट दी फ्लो, ये बात ध्यान में रखिए. सिर्फ डिस्टिंक्शन देने से दी एनालिटिक एप्रियोरी एंड एनालिटिक अपोस्टियोरी फॉल्स नहीं हो जाते या अनजस्टिफाइड नहीं हो जाते. ओके, सो यू नीड टू एलैबोरेट इट इन दैट वे सो दैट वो आंसर का पार्ट बनना चाहिए, ठीक है. तो ऐसे इसमें 10 में से 3, 2, 1 कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, डिपेंड ऑन द इवैल्यूएटर. ऊपर के क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे से ही किया ओवरऑल, लेकिन 20 में से नॉट मोर देन 7. दिस इज व्हाट आई कंसिडर. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन प्लेटो. राइट अबाउट प्लेटोज एपिस्टेमोलॉजी, 10 मार्क्स. सी यूपीएससी में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपकी ओवरऑल इंप्रेशन डिसाइड करते हैं. कैसे? 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस डायमेंशन से पूछे जाते हैं कि कैंडिडेट इतना सारा डेटा किस तरह से क्लब करके अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन रखता है. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. इसीलिए 2 ऐसे क्वेश्चन का सेट कंपलसरी दिया है आपको. इसके पीछे फिलॉसफी है यूपीएससी की कि ऐसे ही नहीं उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कंपलसरी दिया है. दीज आर लाइक द वेज और द मीन्स टू मेजर द कैंडिडेट. आप कितने साउंड हो इस पर्टिकुलर ऑप्शनल में, ये कंपलसरी क्वेश्चन से पता चलता है इफ यू डोंट नो दिस. इसीलिए हमें ऐसा लगता है 10 मार्क का है तो ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि 10 मार्क में ही कभी कभी ऐसे क्रूशियल टॉपिक पूछे जाते हैं
जो कैंडिडेट साउंडली अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो अपने आप आउट हो जाएगा, अपने आप आउट हो जाएगा। एंड दैट इज द बेस्ट वे फॉर देम टू फिल्टर आउट द कैंडिडेट्स। इसीलिए 10 मार्कर क्वेश्चंस में आप कैसा लिखते हो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग विच डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग इन मिनिमम वर्ड्स। आई बात ध्यान में। चलो देखते हैं, प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी के बारे में सवाल पूछा है, कैंडिडेट ने क्या लिखा है 10 मार्क्स के लिए। लेट्स सी। एज पर द प्लेटो देयर आर 4 लेवल्स ऑफ नॉलेज और अ सोर्स ऑफ नॉलेज। देखो थोड़ा सा अच्छा बेटर आप इंट्रोडक्शन दे सकते थे, दैट प्लेटोज एपिस्टेमोलॉजी बिगिंस with the conjunctural knowledge and ends up at the rational level. During this journey, it passes through the perceptual and hypothetical knowledge, which have been propounded by the Plato through his theory of a divided lines. थोड़ा सा हम बेहतर बना सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। फिर भी आपने प्रयास किया यहाँ पे, no issues, they are explained with the help of a theory of a knowledge. डायग्राम ओके है। One more, as one more move from the empirical reality, transcendent reality gets higher and knowledge to the rational insight. Is the highest form of the rational insight. The summum bonum of human life. All other are subordinate. Okay. Plato for the experience. हाँ, ये नहीं चाहिए था। सी मेटाफिजिकल डिवालिज्म पे तो पहले सवाल ही नहीं है, और केव एनालॉजी के ऊपर बोलने की कोई ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे। देखो कैसे इसको जाना जा सकता है कि इसको कैसे हम जान सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। सिंपल है, प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी पूछी जा रही है तो आपने बहुत कुछ यहाँ पे वैसे लिखना चाहिए था। शंकराचार्य जी के पर्सपेक्टिव से भी कंपैरिजन हो सकता है। आइडिया ऑफ गुड हाईएस्ट आइडिया है, उसका मेटाफिजिकल रेफरेंस यहाँ पे आप देख सकते थे, जो अचीव करने के लिए नॉलेज पर्सपेक्टिव से रैशनल इंसाइट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपने पैसेज में लिखा है ये भी कोई वैसे प्रॉब्लमेटिक है नहीं, दिस इज ऑल्सो वी कैन सी। बट शैडोज का या पार्टिसिपेशन का यहाँ पे कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है, या केव थ्योरी को कोई एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, तो ये आप हटा सकते हो। प्लेटो इज क्रिटिसाइज्ड टू रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पिरिकल। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते थे, अगर इसको आपने कट कर दिया रहता ये पोर्शन को, तो अपने आप ये थोड़ा एलैबोरेट हो ही गया रहता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्लेटोज रिकलेक्शन थ्योरी ऑफ नॉलेज। अकॉर्डिंग टू, ये भी 10 मार्क्स के लिए है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो इमॉर्टल सोल एक्वायर नॉलेज बाय रिकलेक्टिंग आइडियाज what it has already learnt in past lives, hence gave theory of a recollection. hence gave theory of a recollection कैसे क्या गया? देखो आपने यहाँ पे ये बताया है कि सोल एक्वायर करते हैं अपने आइडियाज को जो पास्ट कई सारे जन्मों से उनमें एक्वायर होते आ रही है, राइट। लेकिन इससे रिकलेक्शन कैसे आता है? रिकलेक्शन ये कंक्लूड नहीं हो जाता ना, इफ यू जस्ट नेम अ थिंग दैट डज नॉट मीन यू कैन डिफाइन इट। ओके, सो ये पहले डेफिनेशन में आना चाहिए था कि व्हाट इज मीन बाय रिकलेक्शन थ्योरी एंड हाउ ही एक्सप्लेन्स ऑन द लॉजिक ऑफ द एग्जिस्टिंग आइडियाज इन द सोल, ठीक है। तो पहले वहां पे करेक्ट करना चाहिए आपने। प्लेटो बिलीव्स इन रीबर्थ, फॉर हिम सोल इज इम्पेरिशेबल, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द आइडियाज इन इट्स ट्रू नेचर, बट इन दिस एम्पेरिकल वर्ल्ड इट इन्वॉल्व्स इन सेंसरी एक्सपीरियंस एंड अटैचेस टू बॉडी। So learning about new ideas is simply recollecting those ideas which are okay. ये explanation काफ़ी अच्छा है। Next, he has been a very influential on the latter rationalist like okay, good. ये comparative analysis दे दिया आपने। ऑल्सो रिजिड बोलना ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज सी एक बात ध्यान में रखिए कि आपको प्लेटो की फिलॉसफी के ही ऊपर तो एरिस्टोटल ने अपनी फिलॉसफी बनाई है, तो ही रिजेक्ट नहीं कह सकते आप। यू कैन से ही टुक एन ऑब्जेक्शन ऑन सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स क्लेम बाय द प्लेटो। ये क्या हो रहा है आपके बोल, इसीलिए तो मार्क्स नहीं मिलते ना हम लोगों को फिलॉसफी ऑप्शनल में। और इस बात को जब तक हम अपने जहन में नहीं उतारेंगे तब तक चेंज नहीं होगा।
ये बात आप ध्यान में रखिए। एक तो पढ़ाने का पैटर्न भी इतना अभी भी ऑर्थोडॉक्स और मोनोटोनस है कि न्यूनेस रिफ्लेक्ट ही नहीं होती, एनालिसिस तो बहुत दूर की बात है। और इतना इंटर लिंकेजेस भी कभी कभी नहीं हो पाते कि प्लेटो के कौन से पार्ट को एरिस्टोटल ने अप्रिशिएट किया है, प्लेटो के कौन से पार्ट को एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज करते हुए उसमें इंप्रूवमेंट सजेस्ट की है। अगर आप लिख देते हो प्लेटो डिसेबल्स एरिस्टोटल आल्सो रिजेक्ट्स हिज व्यू, इसका मतलब ये बन जाता है कि पूरी की पूरी प्लेटो को बाजू में रख के उसने अपना व्यू दे दिया है। यू कैन क्रिएट एन इंप्रेशन बाय राइटिंग, आई मीन द वे यू राइट मेक्स यू एज अ पर्सनैलिटी। और जो लोग वहां पे इवेल्युएट करने के लिए बैठे हैं ना बॉस, कभी भी ध्यान में रखिए वो आपके मेरे जैसे लोग नहीं है। दे आर वेल वर्स्ड विद द फिलोसॉफी, लाइफ गई है, जिंदगी गई है उनकी। ये कॉलेज जाके रोज 2-2 3-3 घंटा ये फिलोसॉफी पढ़ा पढ़ा के, उसके बहुत सारे लिटरेचर्स, कई सारे स्पीचेस, उसका गहरा अध्ययन किया हुआ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं। तो उनके सामने आप ऐसे कुछ भी लिख दोगे ना, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां पे है, तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इवेल्युएटर को लगता है अरे बच्चे में तो कोई समझ अभी भी शायद नहीं है। वो इतना ही जज करते हैं आपको, बाकी उनको कोई आपसे लेना देना है नहीं। सो वॉट एवर यू राइट, सिंपली थिंक अबाउट इट लॉजिकली, कि आप क्या लिखते हो और उससे क्या इंप्रेशन पड़ सकता है। अकॉर्डिंग टू विच नोएबल nonetheless Plato's theory promote inherent humanism। अभी इसमें प्लेटोनिक लव नहीं आया है, जो ऊपर भी एक रिकलेक्शन के थ्योरी में आना चाहिए था, वो कि किस प्रकार से वो आता है। यहाँ पे भी आपने प्लेटोनिक लव शायद मेंशन नहीं किया है। यस, वो कैसे वहां तक पहुंचेगा कैसे ना, एपिस्टेमोलॉजी बतानी है आपको। एपिस्टेमोलॉजी में तो माध्यम होता है ना, नॉलेज कैसे गेन किया जाता है, हाउ दी प्रोसेस हैपन्स, वो प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है आपको। तो बताना चाहिए ना कि वो कैसे कंजंक्चरल से परसेप्चुअल, फिर परसेप्चुअल से हाइपोथेटिकल सडनली चले जाता है क्या। और हाइपोथेटिकल से रैशनल इंसाइट तक पहुंचने के लिए एक पोटेंशियल लगता है, एक फोर्स लगता है, दैट इज बट द प्लेटोनिक लव। सो आई होप यू गॉट दी पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर ऑफ गॉड इन हिंदुइज्म विथ रेफरेंस टू विशिष्ट अद्वैता, दैट इज अ क्वालिफाइड मोनिज्म। देखते हैं कैंडिडेट ने क्या लिखा है। कितने मार्क्स के लिए यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं इस कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप फिर से आंसर कॉपी टेलीग्राम के ग्रुप पे भेजोगे, सो प्लीज एटलीस्ट कितने मार्क्स का है ये मेंशन करिए, ठीक है। गॉड हैज बीन वेरियसली कंसीव्ड इन हिंदुइज्म, बोथ पर्सनलिस्टिक एंड इम्पर्सनलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड आर फाउंड इन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिंदुइज्म। ओके, while Sanskrit Advaitism, Shankara's Advaitism speaks of Nirguna and Nirakar, impersonal God, Ramanuja believes in a personal God full of a perfect qualities. Okay, very good. Introduction काफ़ी अच्छा है आपका जो कंसाइजली थोड़ा लंबा हो गया, नो डाउट, बट एटलीस्ट आपने बहुत कुछ उसमें कंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन का फोकस, डिस्कस द नेचर ऑफ गॉड इन द हिंदुइज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू विशिष्ट अद्वैता। तो किस प्रकार से वो परफेक्ट क्वालिटीज उसमें है ये एक्सप्लेन। रामानुजास पर्सनल गॉड इज कॉल्ड ईश्वर, हु इज क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। Ramanuja's Ishwar is a full of good qualities. He is infinite whole, infinite, while in this world is finite. Finite soul, chitta and material bodies form body of Ishwar, who is its soul. Okay, ठीक है। Ramanuja's Ishwar is object of knowledge. He has revealed himself through his creation as well as Vedas. Very good. He is a regulator of law of karma. He is a source of morality. ये ऐसा गिचड़ बिचड़ मत करिए प्लीज, थोड़ा सा डिसेंट रहिए यार। ईश्वर इज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप एंड प्रेयर। फर्दर ग्रेस ऑफ गॉड इज नीडेड फॉर ऑब्टेनिंग द मोक्ष। ओके, भक्ति, वेरी गुड। चलो, ये ऐसा घिचड़ बिचड़ मत करिए, थोड़ा सा ट्राई करिए उसको। और ये क्या है, एक बार ब्लैक पेन से लिख रहे हो, एक बार ब्लू पेन से लिख रहे हो। आई अंडरस्टैंड कि पेन खत्म हो जाना, बट ये क्या है, थोड़ा सा यार अच्छे क्वालिटी आंसर भेजने का प्रयास करो, ताकि आपके आंसर देख के बाकी स्टूडेंट सीखेंगे ना आपसे। तो कभी कभी ये भी बात हमने ध्यान में रखनी चाहिए कि मेरा आंसर इवेल्युएट होगा और उस सर के यूट्यूब चैनल पे जाएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं यार, वहाँ से सीखते हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा डिसेंसी रखिए। अच्छा लिखते हो वैसे,
Ramanuja's Ishwar is similar to God of Semitic religions. Okay, this personalistic notion of Ramanuja's God is often is called to criticism of anthropomorphism. Okay, explain करना चाहिए था how थोड़ा सा and problem of evil among others inconsist of Ramanuja's personal God is removed in Shankara's impersonal quality, less Brahma, who is a other such a God is not conducive for religious discourse. ओके चलो ठीक है, काफ़ी अच्छे से कंसाइजली लिखा है आपने आंसर। रामानुजा का गॉड का पर्सनल एक्सप्रेशन भी आ चुका है और प्लस उसका कंपैरेटिव एनालिसिस विद दी डेफिनेटली शंकरा के साथ ही होगा, वो भी आपने इसमें इनकलकेट किया। आई डोंट नो कितने मार्क्स का सब क्वेश्चन था, सो जो भी है, बट हियर एंड देयर बहुत ही जल्दबाजी में लिख रहे हो ये तो समझ में आ रहा है, बट अच्छा है आपका प्रिपरेशन, ये भी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए इतना फ्लो में लिख रहे हो आप, आपका रिवीजन अच्छा होता नज़र आ रहा है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे एक आध भी मेंस 2 मेंस कहीं ना कहीं आपने दी है, बट कोशिश करिए थोड़ा डिसेंसी मेंटेन करने का, अंडरलाइन करिए सिग्निफिकेंट वर्ड्स को, माइंड को थोड़ा शांत करिए, थोड़ा मेडिटेट करिए आप, कहीं ना कहीं पे जो ब्यूटी है आपके अंदर वो रिफ्लेक्ट होगी इफ़ यू कीप योर माइंड सर्टेनली काम। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड माई कंसेप्ट ऑफ एनालिसिस। चलो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एरिस्टोटल क्रिटिसाइज प्लेटो? 10 मार्क्स। प्लेटो एक्सेप्ट्स आइडियाज एज सब्सटेंस बट अकॉर्डिंग टू, डायरेक्टली शुरू कर दिया। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपने ब्रीफली तो मेंशन करना चाहिए कि इनके रिलेशंस कैसे हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया अभी आपको, वो आना चाहिए था। ठीक है, पहला ऑब्जेक्शन तो सब्सटेंस के ऊपर ही है कि आइडिया को इन्होंने सब्सटेंस कैसे बोला, जबकि सब्सटेंस की क्वालिटी आइडिया में होती ही नहीं है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, नॉट क्वालिटी। सेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, हाँ यस ठीक है। मैटर इज योर, मैटर इज अ पर्टिकुलर, ओके ओके, फॉर्म मैटर, ठीक है, ओके। इतना भी कंसाइज करने के प्रयास में बहुत ही छोटा हो जाता है। ट्राई करिए कि कंक्लूजन में ये लिखना है कि डिस्पाइट ऑफ दिस नेचर विच हैव बीन हाईलाइटेड बाय एरिस्टोटल रिगार्डिंग प्लेटो, ही हैज लार्जली एक्सेप्टेड द मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स गिवन बाय द प्लेटो। रादर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एरिस्टोटल ने किया है अपने फिलोसॉफी में वो कुछ और नहीं तो इट्स ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। प्लेटो जहाँ पे कंक्लूड होते हैं वहीं पे कहीं ना कहीं पे एरिस्टोटल भी आके रुकते हैं। भले उन्होंने वो फॉर्म मैटर के कंसेप्ट में प्रयास किया है, बट ये फेमसली अंडरस्टूड कंसेप्ट है कि एरिस्टोटल ने जहाँ पे फिलोसॉफी कंक्लूड की है, इट इज ऑल नथिंग बट दी क्लोजली गोज टू द फिलोसॉफी ऑफ प्लेटो, जैसा कि लाइबनिज के साथ होता है। बहुत कुछ उन्होंने प्रयास किया लेकिन एंड अप इनटू कहीं ना कहीं पे स्पिनोजा के साथ ही वो एब्सोल्यूट रियलिज्म की तरफ या डिटर्मिनिस्टिक गॉड की तरफ ही उनके सारे आर्गुमेंट मूव होते हुए नजर आते हैं। comprehensively discuss Aristotle's teleological explanation of nature. To explain this world, Aristotle gives teleological explanation. अभी ठीक ये क्या, ये नहीं चाहिए था। According to him, everything in this world is moving toward God to actualize itself fully. ठीक है, ये ओके था। To solve the problem of being and becoming, Aristotle uses theory of causation. वही आता है आपके आंसर्स में जो मैं भी लिखते आता था। यानी दिक्कत ये है कि कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कैंडिडेट को बहुत अच्छे से समझ गया सब कुछ, ऐसा लगता है उसने जो रटा हुआ है बस वो लिखते जा रहा है। सही में आपने डेफिनेटली जो पढ़ा है आपने उसको समझा ही है, मैं इसमें डाउट ही नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है कि ओरिजिनल क्या अंडरस्टैंडिंग आपको उस क्वेश्चन से मिल रही है या उस टॉपिक से मिल रही है। इसलिए ये कहाँ कॉजेस पूछे नहीं, आप कॉजेशन लिखो, लेकिन कौन से कॉजेस दिए कहाँ पे लिखने की ज़रूरत थी। यहाँ पे आपने क्वेश्चन को ऐसे लिखना चाहिए कि टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन रिवील होते जाए, अनफोल्डिंग होती जाए टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन की। अननेसेसरी कहीं पे भी कोई भी डेटा हमने फेक देना है मुझे पता है, इसलिए दैट इज़ नॉट एक्चुअली अपीलिंग वन। ओके,
ओके, वही हो रहा है, कुछ कुछ पॉइंट तो मुझे फिर से वही लग रहा है मैटर करने। हाँ ये फेमस। तो अभी जैसे एंड करते हो आप, तो कभी कभी ट्राई करिए कि जब आप, या फिर आप थोड़ा रेफरेंस बुक पढ़ के देखिए, इतना कुछ मिलेगा ये टॉपिक के लिए कि जो आपने नहीं नहीं पता होने की वजह से जो अननेसेसरी डेटा एक्सटेंड कर करके डालने का प्रयास किया है ना, वो आप थोड़ा सा रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो आपको इतना कुछ ब्यूटीफुल मिल जाएगा, इतना कुछ अच्छा मिल जाएगा, जो हमने अपने क्लास नोट्स में भी देने का प्रयास किया है। हो सकता है कि वो सारी बातें कहीं ना कहीं पे फिर आपके आंसर में आपका जो एक ओवरऑल इंप्रेशन है बढ़ा देगा, ट्रस्ट मी। तो ये चाहिए, हम उसी वे से लिखते आएंगे तो वैसे ही मार्क्स मिलेंगे जैसे पहले मिलते आए थे। कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें आंसर्स में लिखनी पड़ेगी जो रूटीनली आंसर्स में नहीं दिखती है। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब।